अगर यही शायद फॉर दैट रीज़न बड़ी बड़ी कंपनी जैसे नोकिया ने या मान लो और कंपनी ने फूड पांडा ने सोच लिया होता तो आज शायद फूड पांडा जोमेटो होता। अगर तो इस सेगमेंट से फटनी हो तो ये उसको डर लगता है जो नया नया आया है जिसके पास क्लाइंट बेस नहीं है। उस पर्टिकुलर सेगमेंट में पॉलिसी बाजार या फॉर दैट रीजन ग्रो या XYZ जो भी कोई कंपनी है, अब वहाँ पे जेस्टेशन पीरियड क्लाइंट का बहुत कम होता है। अब आज रियल एस्टेट में साली कोई प्रॉपर्टी 5-10 करोड़ से कम की नहीं आती और पल्ले मेरे पास 10,000 रुपये। मतलब मैं जब फाइनेंशियल लोगों की जब बात करता हूँ, हर किसी को घर चाहिए, हर किसी को। अच्छा, मैंने ना आपका एक सेशन यूट्यूब पे सुना था, आपने किसी को इनवाइट किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जंगली कुत्ते की तरह रहो, चीते की तरह मत भागो। Welcome to the Ark Show. Today we have a guest who is not scared of competition coming from Zerodha, Grow or Policy Bazaar. He is also an actor, a corporate trainer, and he aspires to become a politician in coming future. Welcome to the show, Mr. Pankaj Sidana. पहले मनी वर्कशॉप है क्या साहब? हाँ, तो मनी वर्कशॉप मुझे ना बड़ा शौक होता था जब मैंने नया नया इंश्योरेंस का काम शुरू किया ना कि यार अपनी एक कंपनी होनी चाहिए। कंपनी क्योंकि मैं तो नौकरी करता आया, मैं पहले लॉयल्टी कार्ड्स क्रेडिट कार्ड टाइप बेचता था 1-1.5 साल, ज्वेलरी की शॉप पे भी काम किया। तो जब मैंने अपना काम शुरू किया तो घर से काम शुरू किया, फिर मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहता था, ये कागज़ नहीं मिल रहा, वो कागज़ नहीं मिल रहा। तो मुझे नहीं लगता नहीं यार कि एक चाहे 100 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेके मुझे अपनी एक ब्रांड बनाना है, एक कंपनी बनानी है। घंटा पता था मुझे ब्रांड क्या होता है, कंपनी क्या होती है। तो मुझे एक नाम बड़ा अच्छा लगता था। तो मनी तो पैसे से रिलेटेड काम है, वर्कशॉप तो मुझे वर्कशॉप से लगता था कि मैं एक ऐसी जगह बना रहा हूँ जहाँ पे पैसे से रिलेटेड मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो मुझे नाम बड़ा स्ट्राइक करता था। तो क्या हुआ कि मैंने वो नाम रखा कंपनी का और वहाँ से मैं आगे चला। तो इनिशियली मैंने कंपनी ज्वाइन की, जैसे आपने बोला आदित्य बिरला सन लाइफ। मतलब मैं आज भी आई ओ माई लाइफ टू आदित्य बिरला सन लाइफ बिकॉज वहाँ से मैंने सीखा कि सेल्स क्या होती है। वहाँ से मैंने सीखा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बहुत औखे में कैसे कमाया जाता है। मतलब कि लोग जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं ना, में तो उन्होंने मरवाई बहुत है यार। क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही बना हूँ। तो मेरे पहले 2-3-4 साल सारे रिश्तेदार ने मेरे से राम बंद कर दी। सारे मेरे यार दोस्त ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए बिकॉज मैं इंश्योरेंस बेचता था। बट मेरे को एक ही था कि यार अब तेरे पास रोटी खाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव काम मैं कर नहीं सकता, मेरे पास पैसे थे नहीं। पिताजी तक के पैसे जिस आदमी ने सारे खर्च दिए हों वो क्या ही करेगा। तो मेरे को दिमाग में यही था कि मुझे जिस काम में पैसा नहीं लगता मुझे वो काम करना है। और ये काम में मैं घुस ही गया हूँ तो फिर क्यों ना इसी को आगे, इसी एक दिन और फिर एक छोटी सी पॉलिसी मिल गई तो आगे दुकान निकल गई। फिर किसी ने समझा दिया यार ये पर्टिकुलर पॉलिसी करेगा तो इसके रिन्यूअल कमीशन से तेरे बच्चों की स्कूल फीस चली जाएगी। तो एक हाथ में तार आ गई यार इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ से मनी वर्कशॉप स्टार्ट हुआ। लेकिन 3-4 साल में मुझे ये दिक्कत आने लग गई। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, आप एक ही रोल में एक ही काम करते करते स्पेक्यूलेटिव हो जाते हो। आप जब किसी से मिलते हो, अरे यार ये ना वो नीले कोट वाला आएगा, ये पंकज सिडाना, ये साला आते इंश्योरेंस की बातें करेगा। या फॉर एग्जांपल इसका फ़ोन आ गया, साला इसके फ़ोन में बहाना मार दे, काम कर तू फ़ोन उठा दे, बोल मित्तल साहब तो बाहर गए हैं 4 दिन के लिए। तो मुझे लगा नहीं यार अब ना तू टाइप कास्ट हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है। दाल रोटी रेडी चल पड़ी है लेकिन अब तुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर यही शायद फॉर दैट रीज़न बड़ी बड़ी कंपनी जैसे नोकिया ने या मान लो और कंपनी ने फूड पांडा ने सोच लिया होता तो आज शायद फूड पांडा जोमेटो होता। बिल्कुल बात सही है। तो मुझे फियर ऑफ फेलियर था कि साले अगर ये यहाँ से काम आना बंद हो गया तो तू क्या करेगा। तो मैंने फिर धीरे धीरे क्या किया, जनरल इंश्योरेंस स्टार्ट किया। तो मैंने कहा नहीं यार इसको डालते हैं, मेडिक्लेम करते हैं लोगों का, गाड़ियों की इंश्योरेंस करते हैं। मैं उसको कैसे कोरिलेट करता था अमित कि एक अगर बुफे में जाओ तो 15-20% पेट भर जाता है सलाद से। तो मैंने कहा सलाद को रख तू जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। फिर मैंने कहा कि तेरा भी मेन कोर्स जो है वो तेरा मेन कोर्स है तेरा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो तू लाइफ इंश्योरेंस को कोर टाइम दे मेन कोर्स के हिसाब से।
लेकिन उसके साथ साथ स्लोली ग्रेजुअली स्वीट डेजर्ट में तो म्यूचुअल फंड को रख ले। तो मैंने म्यूचुअल फंड को एज अ एंट्री स्टार्ट किया। मैं घुसता म्यूचुअल फंड के रूट से था, निकल के इंश्योरेंस लेके आ जाता था। तो स्टार्टर्स में क्या था? स्टार्टर बताया तो अच्छा स्टार्टर तब थे नहीं, आज से 15-20 साल पहले क्या ही स्टार्टर होते थे यार, ये तो अब चोचले पड़े। सैलेड से सीधा मेन कोर्स पे ले गए। हाँ, ऐसे ही होता था पहले तो। जाओ स्टार्टर क्या ढक्कन मिलते थे, ये पनीर टिक्का वाला हो गया तो यही लगता था या तो पनीर यहाँ मिल गया तो साला सब्जी में नहीं मिलेगा। एक्चुअली वेट कर रहा था कि मैंने आप स्टार्टर में कुछ बताओगे। ना, मैं जिस टाइम की बात करूँ तब स्टार्टर का ट्रेंड नहीं होता था। सो बेसिकली आपने बात करी 2003-4 की। तो इंश्योरेंस तो मैंने उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड। 1-2 साल बाद फिर अब क्या दिक्कत आई कि मैं लोगों के आगे कुछ उल्टी करूं और पता लगा उस उल्टी में सारा गंद ही निकल रहा है, मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है। मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मुझे स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है। मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ तो मुझे इंश्योरेंस को एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव से नहीं मैं कोरिलेट कर पा रहा। साला प्रोडक्ट ही बेचे जा रहा हूँ कि यार अमित एक काम करो यार, ये ना एक मनी बैक पॉलिसी बड़ी अच्छी आई है। अमित को दिख गया कि मार्च का महीना है, अब इससे डाना साहब आ गए, आज जाएंगे नहीं ऐसे लिए बिना। तो वो चांप चल रहा था। तो फिर मुझे लगा नहीं यार, आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ। तो अपग्रेड करने के लिए मैंने फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अटेंड करी। और अब क्या ट्रेनिंगों में रोटियाँ फर्स्ट क्लास मिलती थी, कंपनी सारी बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करती थी। तो लेकिन क्या होता है, जैसे हर सत्संग में ना, आप किसी सत्संग में जाओ, आपको 1 घंटे के सत्संग में एक बात याद आ जाती है। तो ये मैंने एक मूल मंत्रा समझ लिया कि साले तेरे को याद तो एक ही बात रहेगी, लेकिन अगर तू 100 सत्संग में जाएगा तो 100 बात याद हो जाएंगी। कहीं ना कहीं तो तुर्रा फिट हो जाएगा, और वही होता। तो अब मैं कोई भी मैं डेली 10-15-20 मिनट या तो न्यूज़पेपर में कुछ एक चीज़ स्टोरी निकाल लेता हूँ, या मैं कोई यूट्यूब में कुछ सुन लिया, वहाँ से कोई एक स्टोरी, कुछ भी कहीं से भी। अमित से बात हुई तो कुछ बात अच्छी याद रहेगी। अच्छा, मनी वर्कशॉप की बात करें तो 15 साल पहले, 20 साल पहले, मतलब द हैबिट ऑफ कॉलिंग समबडी लाइक मनी वर्कशॉप और यू आस्किंग सजेशंस कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स की, इंश्योरेंस की करें। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आज की डेट में पॉलिसी बाजार, ज़ेरोधा, ग्रो, मल्टीपल ऐसे चैनल्स हैं। क्या कंपटीशन है आपके लिए, और क्या है भी? नहीं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर तो इस सेगमेंट से फटनी हो तो ये उसको डर लगता है जो नया नया आया, जिसके पास क्लाइंट बेस नहीं है। मैंने एक बहुत खूबसूरत बुक है, टिपिंग पॉइंट। हैव यू हर्ड अबाउट दैट बुक? मोर और लेस। टिपिंग पॉइंट एक बुक कहती है कि आप अपनी लाइफ में कोई टॉप के 10 लोग को नर्चर कर लो, वो 10 आपको फिर अगले 10 से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो 10 फिर अगले 10 से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो मेरा एक 1.5-2 साल में, रात 1.5-2 साल तो कम बोल रहा हूँ, 7-8 साल में मेरा वो कल्चर बन गया कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वुड एंडोर्स मी, who would do all the work before me। मैं आज भी 26 साल के बाद भी सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस वाले लोगों से मिलता हूँ जो मुझे रेफर करते हैं किसी बारे में। अनजान आदमी से काम नहीं करता। ये कमी भी है क्योंकि अब सोशल मीडिया से लोगों को इतना काम आता है। बट हैविंग सेड दैट, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में पॉलिसी बाजार या फॉर दैट रीजन ग्रो या XYZ जो भी कोई कंपनी है, आप वहाँ पे जेस्टेशन पीरियड क्लाइंट का बहुत कम होता है, क्योंकि ग्रो में उसके पास कोई पंकज सिडाना या कोई और XYZ आदमी नहीं है जिससे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सके, जिससे वो अपनी इमोशंस दे रखे। अगर उसको रिटर्न आ रही होती है तो पैसे डालता जाता है, जब उसके रिटर्न नहीं आती तो इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होके निकालते वक्त भी उसके पास कोई बात करने लायक नहीं होता। इंटरनेट ही उसको बता रहा होता है कि यार एक काम कर, अभी रुक जा, XYZ। तो मेरा मानना है दोनों का अपना एक सेगमेंट है। आप मुझे एक बात का जवाब दो, कितने लोग गाड़ी आज की डेट में ऑनलाइन खरीदते हैं? गाड़ी एक एक्सपीरियंस है। यप। ठीक है, ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी अपनी वाइफ के लिए सेट होना है, कितने लोग ऑनलाइन खरीदते हैं? क्योंकि वो प्रीशियस है, दैट इज क्लोज टू देयर इमोशंस। गाड़ी कह लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, अब आज का जेनजी सिर्फ ऑनलाइन जाके खरीदता है। ठीक है, अब मोबाइल फोन का सेगमेंट दोनों तरफ बन गया, स्टोर्स भी हैं और वो भी है। कपड़ा, बहुत सारे लोग, इफ आई आस्क यू, आप कपड़ा पहन के फील करके खरीदना पसंद करते हो या ऑनलाइन? इफ आई आस्क यू,
मेरी तो वाइफ ही खरीद लेती है, फिर वो कहती है फील कर ले, मुझे पसंद नहीं आता, फिर वो रिटर्न कर देती है। करेक्ट। तो प्रॉब्लम ये होती है हमारे घर में बस घंटियां बज रही होती हैं, कभी माल आ रहा होता है, कभी कभी माल जा जा रहा होता है। जा रहा होता है। तो मेरा मानना है कि दोनों का एक अपना सेगमेंट है, ठीक है, दोनों का एक अपना अपना सेगमेंट है ऑनलाइन। तो अब डर नहीं लगता, बिकॉज आज हम भी एक मिनी ग्रो या मिनी पॉलिसी बाजार है, 6,000 क्लाइंट हम भी मैनेज करते हैं। और मेरा जो क्लाइंट मुझे रेफर करता है वो उनसे एक ही बात बोलता है कि यार इस बंदे की ना 1 घंटे बात सुन लियो, तू काम कहीं भी कर ले, तुझे इस बंदे की बातें हमेशा याद रहेंगी, राइट। सो अब तो दैट इज हाउ यू हैव प्रोग्राम्ड योर कंपनी, यू हैव प्रोग्राम्ड योर सेल्फ। तो और ऐसा नहीं है कि दैट वी आर नॉट लीविंग दैट स्पेस। हम भी अब सोशल मीडिया में घुस रहे हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल या मान लीजिए फॉर दैट रीज़न रील्स बनाना मैं भी अब करता हूँ, मुझे भी उससे वेटेज मिलती है, मुझे भी वो पॉपुलैरिटी चाहिए कि मैं भी अब 53 साल का हूँ, कितना और घूमूंगा जाऊँगा, मेरा बेटा कितना घूमेगा। तो वो पार्ट भी बहुत 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 ज़रूरी है to become a grower, to become someone like Policy Bazaar. That's Policy Bazaar is a trend setter in our line, with all due respect. But एक personal touch अगर किसी client को चाहिए तो उसके लिए हम ही हैं। तो when I talk about money workshop, I think let us understand the longevity of that client, कि वो कितने टेन्योर के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। आई थिंक वो आपका सक्सेस है या AUM सक्सेस है? चौड़े में बोलता हूँ, आई रिटेन 98% ऑफ माई क्लाइंट्स। देखिए, इनडिस्पेंसिबल मैं भी नहीं हूँ, गलतियाँ मैं भी करता हूँ। और मैं अब तो पहले तो बहुत बेवकूफ़ियाँ करता था। पहले मेरे क्लाइंट को ये कंफर्ट लेवल होता था अमित कि कोई शादी है, पंकज को बुलाओ, चलो वेन्यू देखने जाना है, पंकज 3 दिन के लिए साथ चलेगा। ज्वेलरी खरीदनी है, सिराना साहब में बुलाओ, ज्वेलरी वालों ने तो कोई ना वाकफ होएगा। आज घर को तोड़ के बनाना है या मान लो कुछ भी काम करना है, मोबाइल लेने से लेकर कुछ भी करने के लिए पंकज इज अवेलेबल। पंकज वेला भी होता था, पंकज भी हर जगह जाता था, पंकज को लगता था ये उसकी स्ट्रेंथ है। अब चैलेंज क्या आ गया है, वो जो सेम क्लाइंट आज मुझे सेम लेवल पे एक्सपेक्ट करता है, तो मैं समय नहीं दे पाता। तो मुझे लगता है शायद जो मेरे को लगता था मेरी स्ट्रेंथ है, अगर मैंने एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर दी होती। एक्सपेक्टेशन सेटिंग का मतलब है अब उस क्लाइंट को मुझे हर बार बात करके बताना पड़ता है कि नहीं काम बढ़ गया है, ठीक है, मैं उनके कोई काम नहीं रुकता उनका, ना तब रुकता था ना आज रुकता है, क्योंकि मेरे पास टीम है, अपनी टीम काम करती है। तो मेरा ये पर्टिकुलर मानना है कि अब एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी बहुत जरूरी है। इस मामले में यंगस्टर से बहुत सीखते हैं। यंगस्टर्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज का जो यंगस्टर है, या मैं आप किसी भी क्लाइंट से मिलने जाता हूँ बॉम्बे में, स्पेशली इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे कम, दे टॉक एंड देन दे से यस और नो, इफ दे हैव टू डू इट दे से कर दो। अब ऐसे ही होता है। पहले पूरे के पूरे चोचले करने पड़ते थे। वेखांगे, अच्छा नहीं कर, कई काम कर, तू अगले हफ्ते आ जा, फिर दोबारा बैठने आ, चल होने काम कर, रोटी दे बैठने आ, ठीक है। वो मेरी एक ब्रदर की बेटी है, उसकी शादी के लिए रिश्ता देख ले, मैं माँ चक्कर 10 रिश्ते कराते, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अब एक ना फिल्टर करना पड़ता है कि अब मैं पहले ही बोल देता हूँ कि सर मैं 1 बार 2 बार 3 बार मिल रहा हूँ, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, बट अब बाकी सारी चीज़ें हमें ग्रुप बना दिया हमने, आपकी सारी चीज़ देखी जाएगी। तो मुझे लगता है वो आपको धीरे धीरे इवॉल्व होने के बाद ही आता है। 6,000 क्लाइंट हैं आपके पास, चलो कुछ हाथ के बने हुए हैं, कुछ टॉप 3 जिनका नाम लेके आप बताओ कि उनकी जर्नी कैसे थी, ताकि लोगों को पता तो लगे कि ये कौन है जो आपके साथ 98% कैटेगरी में आते हैं, कितने सालों से जुड़े हुए हैं। मैं आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेल अबाउट द नंबर्स दे हैव इन्वेस्टेड, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द क्लाइंट्स हु दे आर, और उनकी जर्नी बताइए, कैसे मिले, क्या रहा। अब पता नहीं, आप मंत्रा तो बता चुके हैं। आप मंत्रा इज अ वेरी डियर फ्रेंड, इज अ फैमिली, बट क्लाइंट वाइज इफ यू टॉक अबाउट क्लाइंट देन एवरीवन टॉक्स अबाउट द नंबर्स। नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, वो एक प्रिवेसी है, हम चाहते भी नहीं हम ब्रीच करें, बट आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट अ नेम जिसके अंदर आपको लगा हो कि हाँ यार इस बंदे को मैं मैनेज करता हूँ, इस बंदे का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, और उस बंदे ने भी अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाया होगा। लेट्स टॉक अबाउट 2-3 नेम्स। देखिए, उसमें ना अलग अलग मुझे लगता है आई शुड कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट प्रोफेशंस जो मैं हर प्रोफेशन में है। तो एक जैसे देयर इज अ वेरी सो नॉट वेरी बिग नंबर्स, but there is a family in Rohtak, they are industrialist,
राइट, माइक्रॉन प्रिसिशन स्क्रूज करके कंपनी है. नाउ आई नो दैट फैमिली एंड देन देयर ब्रदर इन लॉ, क्या नाम क्या है उनका? करण विग हैं, एंड देन देयर इज अ क्लाइंट ऑफ माइन, छाबड़ा फैमिली है दिल्ली में. तो नाउ देयर I didn't know both of them at all. The relationship only and only started with purely financial terms, and maybe giving the first family I gave them, say, I took a business of 5,000 rupees from them. At second family, it took me 3 years to get business from them. That was the industrial family. They never believed in investing and all that, but then I went for 3 years, and today they are one of the biggest. For that reason, so there is a guy who is from the insurance industry only, Puneet Suri hai. Now he is from the insurance industry only, and he is right now heading one of the as a country head for one of the companies. अब उनके पास किसको नहीं जानते वो फाइनेंशियल सेक्टर में, बट मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स आर थ्रू मी बिकॉज ही नोज दैट ही हैज अ 1-to-1 connection, and then he is very dedicated to what he does, and then he has the same pain of working in the industry in which he is working, कि कितनी मुश्किल से पैसा कमाया उन्होंने नौकरी में, मैंने बिजनेस में, लेकिन पेन दोनों ने, मरवाई दोनों ने पूरी है. ठीक है. तो और उसके बाद इवन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो so there is a client of mine family in Bangalore, Paula Ghosh and Abhishek Sen. Both of them have been working in Abhishek used to work with KPMG. He is there as one of the co-owners and directors of a company, and so both of them, they've been my client for more than 15 years. Paula I met initially, she trusted me, she was through a reference, she trusted me all the way, and then from there on I met, she got married, I met her husband. Now today the bond, whatever they just tell me that Pankaj, we have this much money, right? And by the time we turn 55, we want this much of the corpus. वो जो मुझे खुशी होती है कि जो ट्रस्ट बनाना, वो ट्रस्ट इम्पेकेबल है. मतलब वो ऐसा मजबूत जोड़ लगा है जो शायद टूटेगा नहीं. अच्छा, टाइप ऑफ कस्टमर बिहेवियर पूछता हूँ आपसे. हाँ. आपने बोला कि कोई कस्टमर आया, अगेन वी टॉक अबाउट सक्सेसफुल पीपल. मान लेते हैं कि आदमी की 1 करोड़ रुपए सैलरी है, उसमें से वो आपको महीने का मान लेते हैं 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का SIP या जो भी आपको कहना है, ये वो दे देता है बिकॉज उसके लिए एक छोटा सा परसेंटेज है. ठीक है. कई ऐसे भी होंगे जिनकी सैलरी 50,000 होगी, जो आपके पास आते होंगे 5,000 करवाने के लिए, तो उसका परसेंटेज, उसका जो एस्पेक्ट है वो डिफरेंट है. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है, वो आपसे आके पूछता क्या है. बिकॉज आप, मेरे हिसाब से पंकज साहब, आप ट्रस्ट के धंधे में हो, और ट्रस्ट के धंधे में बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट मेंटेन करना. तो आपके पास क्या एक्सपेक्टेशंस क्या आती हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ आदमी आता होगा आपके पास. पहले लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते थे कि किसी बहाने पैसे जुड़ जाएं. बहुत पहले किसी बहाने पैसे जुड़ जाएं, बाय डिफ़ॉल्ट जुड़ जाएं, 1,000 रुपये, 2,000, 5,000 महीना जुड़ जाए. मेरी कुछ वो परसेप्शन आज भी है, बच्चे की एजुकेशन से लेके, शादी से लेके, XYZ से लेके. तो दोनों में, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में, दोनों में फ़र्क है. इंश्योरेंस में जब आदमी कोई पॉलिसी ले लेता है तो उसको मालूम होता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, उसको शादी की तरह देखता है कि यार तो बीवी है, सुख दुख हुआ, साथ ही रहना है, ये निभाना पड़ेगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल, ये तो ऐसे ही चलेगा. ठीक है. तो वो ये नहीं देखता, वो रिटर्न्स की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं देखता. वो ये देखता है कि मैंने चीज़ ले ली अपनी सिक्योरिटी के लिए, मर गया तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं मरा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे कि भाई मैं सिक्योर्ड रहूँगा. ठीक है. लिविंग टू लॉन्ग और डाइंग टू अर्ली. लेकिन जब सेम इंसान म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है तो गर्लफ्रेंड बना देता है. अब गर्लफ्रेंड है, आज बात उसने अच्छे नहीं करी, साला मूड खराब है. आज यार डेट पे गए तो यार वो मज़ा नहीं आया, यार ये क्या, इसके नखरे बहुत बढ़ गए यार. ठीक है. तो वहाँ वो डेली वॉच करता है. जब वो डेली वॉच करता है तो उसकी कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है कि अरे मेरे फलाने दोस्त ने बोला था मेरे को तो म्यूचुअल फंड में 15% रिटर्न आ रही है, फलाना स्टॉक तो साला 30% बढ़ गया, ये वाले स्टॉक. और फिर उसके बाद धड़ाधड़ रील्स देखता है, दुनिया भर के लोग आते हैं और दिखाते हैं कि भाई तो बहुत पैसे बन गए.
और फिर वो किसी भी साइट पे जाता है तो देखता है पोर्टफोलियो 18% 20% रिटर्न दे रहा है और मेरे पैसे तो बन नहीं रहे। तो अब इमोशन की गेम होगी सारी, इमोशन की गेम में। और उसके बाद आयरनी क्या है कि सबको चलती बस में चढ़ना है, सबको। आप एक काम करो, आज बाजार 2000-3000 पॉइंट गिर जाए, कोई एक क्लाइंट पैसे लगाने नहीं आएगा, कोई एक भी, क्योंकि बस तो खड़ी है ना। बस ने तो अभी बताया कि मैं तो 8 बजे चलूंगी, वो 7 बजे स्टैंड पे पहुंच गया और खाली बस खड़ी है। आप सोच के देखो, 7:55 पे आप बस में बैठोगे या 8 बजने में 1 मिनट पे खाली है, तो आप ये देखोगे साला स्टार्ट करे, एसी चलाए तो बैठूंगा, राइट। चलती बस है, भरी हुई बस है या फ्लाइट है, आपको पता है कि ये वाली फ्लाइट ने इतने बजे उड़ना है और यहां पे बोर्डिंग बंद हो रही है, फटाफट जाके बैठोगे। प्रॉब्लम क्या होगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन सेटिंग स्टॉक मार्केट में आज से 10 साल पहले तो बहुत ज्यादा खराब थी। अब क्योंकि मार्केट थोड़ी स्टेबल हो गई है तो लोगों को ये अकल आ गई कि हिंदुस्तान में पैसा तो बनता है बनेगा सबसे। अब एक्सपेक्टेशन सेटिंग आ गई है कि किसकी, वो कहते हैं ना, किसकी साड़ी ज्यादा सफेद। मेरी रिटर्न तो यार 12% आ रही है, मेरे दोस्त की तो 15% आ रही है, सिराना साहब आप पोर्टफोलियो ठीक नहीं मैनेज कर रहे। अरे चाचा, तूने ये बताया था कि मेरे को रिस्क नहीं लेना, मैं तो शायद 1.5 साल बाद मुझे घर चाहिए या मेरे को नई गाड़ी लेनी है, अब मैं कहाँ से तेरे को स्मॉल कैप मिड कैप में ले जाऊँ जब आपकी पोजीशन। तो क्या है, अब पहले लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात करते थे तो ये बात करते थे रिटर्न आ जाएगी नहीं आ जाएगी। पहले जब लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते थे तो वो पुश सेल्स होती थी कि चल यार ये आया है ना, 2000 की SIP ले ले, एक काम करे, एक 50,000 रुपये साल की पॉलिसी कर दे। अब जो आजकल के टाइम में एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट, इफ आई टेल यू एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट। कोविड के टाइम पे लोग सारे स्टॉक एनालिस्ट बन गए, सारे स्टॉक मार्केट के ब्रोकर बन गए। मेरे ख्याल में जितने कोविड में डीमैट अकाउंट खुले उन्हें हिंदुस्तान में आए थे वैसे ही नहीं खुले टोटल में। लेकिन फिर लोगों के पैसे बने और लोगों के पैसे बहुत बने, बहुत पैसे लोगों ने कमाए। हर एक आदमी को लगा यार इससे अच्छा काम ही नहीं है। लेकिन फिर मार्केट हैज़ ओन वे ऑफ टीचिंग पीपल। पैसा नीचे आया तो लोगों को लगा यार तो बेकार है, अच्छा भला अपना काम कर रहा था, ये क्या चक्करों पड़ गया। तो ये जो इमोशंस की जर्नी है ना, हम एक्चुअली में यही हैंडल करते हैं। मैं अपने हर क्लाइंट को एक बात बोलता हूँ कि यार एक बात था, अगर मुझे पता होता कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में आगे 1 साल में इतनी बड़ी रिटर्न आती तो मैं तेरे पास ना आ रहा होता, तू मेरे पास आता। ठीक है, मैं ना फाइनेंशियल, तो मेरा एक ही काम है चाचा, मेरा एक ही काम है कि तेरी इमोशंस को कंट्रोल करना। जब लगे बाजार बहुत तेज भाग रहा है और तू पैसे लेकर आए, मैं कहूँ थामा, रुको भाई। और जब बाजार गिरे और तू कहे देख अभी और गिरेगा और अगले दिन तू ही करेक्ट प्रूव होता है, तब मैं बोलूँ भाई अब पैसे डाल, क्योंकि यहां से 3 साल के बाद उस दिन हम ये नहीं लड़ रहे होंगे कि बाजार गिरा था या क्या, 3 साल पैसे बढ़े होंगे। तो अब इट हैज बिकम अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वेश्चन, पहले आज से 15-20 साल पहले लोगों के पास फाइनेंशियल सेक्टर में ऑल्टरनेटिव डिफरेंट था। FDs करा लो, ठीक है, और रियल एस्टेट में पैसे डाल लो। अब आज रियल एस्टेट में साली कोई प्रॉपर्टी 5-10 करोड़ से कम की नहीं आती और पल्ले मेरे पास 10,000 रुपये। मतलब मैं जब फाइनेंशियल लोगों की जब बात करता हूँ, हर किसी को घर चाहिए, हर किसी को। और मैं उनको बोलता हूँ कि यार एक बात था, जिस घर में आप रह रहे हो उसका किराया कितना है? कह रहा 50,000। मैंने कहा ठीक है, और मैं कहा इस घर की वैल्यू कितनी है? कहता 3 करोड़। तो मैं कहा भाई 2% ब्याज पे रह रहा है, क्या दिक्कत है? कहता कैसे? मैं कहा 50,000 को मल्टीप्लाई कर 12 से 6 लाख रुपए। 3 करोड़ के मकान का सामने वाले को सिर्फ 6 लाख रुपए मिल रहा है साल का। तेरे को तेरे म्यूचुअल फंड में, तेरी FD में 8% मिल रहा है, म्यूचुअल फंड 15% मिल रहा है। भाई 15 कमा के दे दे, 2 पे खर्च, तू रह विला में रह 1 लाख रुपए के। और पल्ले कितने पैसे हैं? सर जी मेरे पास तो 20 लाख रुपए हैं सिर्फ। तो मैं 1.5 करोड़ का तो लोन लूंगा। मैं कहा 1.5 करोड़ के लोन पे 9% का तो ब्याज दे देगा, 2% रहने के बजाय। ये लोगों को, एंड यू नो ऑल द टॉप CEO ऑफ द वर्ल्ड, they prefer to stay on rent because they want to live in that aura, you know, which they feel कि यार ये जिसने खरीदी है खरीद के लेता रहे, वो अपने पैसे उसके बढ़ रहे हैं, वो जब बढ़ते पैसे में नई प्रॉपर्टी लेगा, कोई घर नहीं लेके जाता पैसे, राइट। या तो पहले ना लोगों को सोच होती थी कि मार्केट डिलीवर करेगी नहीं करेगी। अब लोगों की सोच होती है कि मार्केट तो बहुत डिलीवर कर रही है, मेरे को तो 1 साल में 1 महीने में राजा बाबू बनना है। वो राजा बाबू आप हमेशा 2, 4, 5, 10 सालों में बनते हो।
1-2 दिन में अगर आप राजा बाबू बनते हो तो आपका नुकसान है। क्रिकेट की बैटिंग में जो आदमी पहले 3-4 मैच जीत गया वो बर्बाद, और जो पहले 3-4 मैचों में हार गया वो बच गया। अच्छा, मैंने ना आपका एक सेशन यूट्यूब पे सुना था, आपने किसी को इनवाइट किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जंगली कुत्ते की तरह रहो, चीते की तरह मत भागो। ये बिगेस्ट गेम चेंजर है फॉर एनीवन। यू नो क्या हुआ, खुदा मैं तो बहुत ज्यादा मानता नहीं, लेकिन जो बना हुआ है, मान लेते हैं। खुदा एक बार जंगल गए और उन्होंने सारे जानवरों को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई मांग क्या मांगता है। तो शेर बीइंग द मोस्ट पावरफुल, उसको सबसे पहली ऑप्शन आई। तो शेर ने कहा कि जी मुझे तो इतना पावरफुल बना दो कि कोई मेरे पे काबू ना पा सके। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब चैलेंज क्या आ गया, जब शेर इतना पावरफुल हो गया, 150 किलो का हो गया, तो शेर बहुत ज्यादा तेज भाग नहीं सकता। अब ये बात टाइगर को मालूम थी। टाइगर ने कहा यार एक काम करो, मेरे को तो फास्टेस्ट बना दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो टाइगर के साथ ही हिरन खड़ा था। हिरन ने कहा सर मेरा भी चैलेंज है कि मुझे इससे जरा सी ज्यादा स्पीड दे दो ताकि ये थके तो मैं बच लूं। तो वो भी तथास्तु हो गया। तो टाइगर के साथ क्या चैलेंज रहा कि वो भागता तो बहुत तेज है, लेकिन वो 25-30 सेकंड के बाद थक जाता है, बिकॉज हीट प्रोड्यूस होती है। चीता, सॉरी चीता। एंड देन बात आई तेंदुए की। उसने कहा भाई एक काम करो, मेरा पेड़ का जुगाड़ कर दो, पेड़ के ऊपर बहुत सारे रहते हैं, मैं वहां से भी रोटी निकाल लूंगा। ठीक है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बट एट द एंड ऑफ द डे, द बिगेस्ट हंटर in the history of the whole history of hunting has been the wild dog. Wild dog ने क्या वरदान मांगा कि सर मेरे को तो बस थकाना मत, भाग ले जितना भागता है भाग, तू जितना तेज भाग सकता है भाग, ठीक है, मुझे थकाना मत। कभी तो वो थकेगा, जब वो थकेगा तो वाइल्ड डॉग का जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 95% है। 5% काम बढ़ता है भागते हुए में, बीच में शेर या चीता आके ओवर पावर कर लेते हैं। रेस्ट एवरीथिंग वाइल्ड डॉग इज द बिगेस्ट हंटर। तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसको कोरिलेट करना ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेट है कि मुझे जब तक मैं काम कर रहा हूं, देखिए जब तक मैं काम कर रहा हूं मुझे इस पैसे को नहीं छेड़ना, मुझे इस पैसे के साथ कंटिन्यूटी में चलना है। कैसे? रिच और वेल्दी, आजकल का जितना यंगस्टर है, जितना भी यंगस्टर है वो सारा रिच है। गुड टू हियर। लेकिन रिच का मतलब क्या होता है कि वो राइट हैंड साइड ऑफ द मेन्यू नहीं देखता। रिच का मतलब क्या होता है, उसका टेक होम 1.5 लाख है, वो 1.5 लाख में से 1.25 लाख खर्च के बिल्कुल फर्स्ट क्लास रिच हो जाता है। वेल्दी जो होता है ना, वो टॉप का एलीट 3% ऑफ द वर्ल्ड है। वेल्दी क्या करता है, वो कहता है नहीं 100 रुपये कमा रहा हूं ना, एक 25 रुपये अलग कर देते हैं और इसको देता हूं 10-15 साल। किसी भी अंबानीज, किसी भी टाटाज, दे वर नॉट वेल्दी फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट, दे बिकेम रिच। वेल्दी क्या कहता है कि 25% अलग करता है, पकड़ना यार ये जामनगर में ये फैक्ट्री पकड़ ले, एक काम कर यार ये HDFC बैंक जो है ना, प्राइवेट बैंकिंग में सबसे बड़ा बैंक है, खरीद ले आज का शेयर, देखेंगे नहीं 15 साल तक। वो क्या करता है, वो 15 साल तक उसको पालता है, अपने रिचनेस से वेलनेस की जर्नी को। 15 साल बाद वो बैम्बू ट्री की तरह फटता है हर जगह से। जामनगर वाली फैक्ट्री 100 गुना हो जाती है, HDFC का स्टॉक 200 गुना हो जाता है। तो वो जब वेल्दी बनता है तो जो वो वेल्थ क्रिएट करता है उससे रिच बनता है। बट पंकज जी एक बात बताओ, आपके पास भी एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे पास भी एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी। मैं आज की डेट में जो एम्प्लॉयज़ हायर करता हूँ वो कहता है कि आप मुझे एक्स अमाउंट दे रहे हो, उसके बाद वो खर्चा तो करना ही है साहब, पिज्ज़ाज भी हैं, गर्लफ्रेंड भी है, तेल भी डलवाना होता है, घूमना भी होता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग आज की डेट में मैं इन बच्चों में नहीं देख पा रहा। बट आपके वो मंत्रा जो रहा है कि इफ़ यू अर्न मंथली, सेव मंथली, इन्वेस्ट मंथली, वो उसका वाला कॉन्सेप्ट डिफर नहीं हो रहा आज की? बिल्कुल हो रहा है। देखिए तभी तो क्या है, वहीं तो फिर क्या होता है कि 80-20 पैरिटी चलती है। 80% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड दे रिटायर और दे प्रॉबेबली डोंट बिकम दैट रिचनेस एंड वेल्दी जो बाकी के 20% बनते हैं। मतलब 80% ऑफ पीपल आर एबल टू नॉट टू गेट दैट 20% पीपल व्हाट दे गेट।
तो मेरा जो मेन जो आप बात बोल रहे हो वो फैक्ट है. They start realizing it when they turn old. They start realizing it when one fine day they are out of the job. जितने यूएस के प्रोफेशनल से आज की डेट में उनको अब रियलाइज हो रहा होगा कि जो पैसे उन्होंने जोड़े वो ट्रम्प बाबू कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, मेरा मानना है हर एक किसी की लाइफ में एक टफ पीरियड, एक टफ फेज आता है. ये पैसे तब कुशन की तरह काम आते हैं. तो मुद्दा ये है कि आज आप कुछ मत करो. आप ये इमेजिन कर लो, आपके एम्प्लॉय, मैं अपने एम्प्लॉय को एक बात बोलता हूँ कि भाई तू 30,000 रुपये महीना ले रहा है ना, ये मान के चल तुझे 25 मिल रहे हैं. और तो गवर्नमेंट ने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया. तो भाई पहले तो उस पर उतना टैक्स ही लग जाता था. तू लाख रुपए में से 10,000 रुपये सोच, टैक्स नहीं अब गवर्नमेंट ले रही, वो 10,000 रुपये अलग कर दे. लेकिन ये मान के चल कि ये 10,000 मेरे नहीं है, तो 10 साल में वो 10,000 रुपये तेरे 70-80,000 बन जाएंगे अगर तू उसको किसी इक्विटी के अच्छे इंस्ट्रूमेंट में डाल देता है. तो मुद्दा यह है कि आपको, अच्छा चलिए एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं ना उन सबको एक ही बात बोलना कि क्या तुझे वो वेल्थ चाहिए जो तेरे पेरेंट्स के पास है? किसी को नहीं चाहिए. करेक्ट. नहीं 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 नहीं, सबको डबल करना है. डबल. आज जे तेरे पेरेंट्स की जो इनकम है, जब तू रिटायर होगा, तू और तुझे तो 60 साल में रिटायर भी नहीं, तो 40 में रिटायर होना, 45 में रिटायर होना, तो तेरे के पास अगर उतने ही पैसे तेरा चलता है, बोले नहीं नहीं मेरा क्या चलता है, मुझे तो अपना घर चाहिए, मुझे तो एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, मुझे तो हर साल आउट ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल करना. बोले कितनी बार तेरे पेरेंट ने ट्रैवल कर लिया? ही विल नॉट बी एबल टू आंसर. तो उसको बोल के जो तेरे और मेरे पेरेंट्स ने गलती करी कि कमाई बढ़ते के साथ साथ अपनी सेविंग नहीं बढ़ाई, वो गलती तू मत कर. आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल लाइफ का लोएस्ट पॉइंट क्या था? हाईएस्ट पॉइंट तो हम सब जानते हैं, लोएस्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं. देखिए मेरी प्रोफेशनल लाइफ में ना लो पॉइंट ये रहा कि मुझे भी शुरुआत के जब मैं 20 साल से लेकर 27-28 साल का था, तो मुझे भी जल्दी पैसा कमाने की आदत ने ख़राब कर दिया. तो मुझे बैटिंग की आदत लग गई. और जैसे मैंने बोला, मैं भी शुरुआत के 2-3-4 मैच जीत गया, और उसके बाद आई वॉज नो वेयर. क्योंकि मेरे पास उस टाइम रोटी खाने के पैसे भी नहीं होते थे. मेरे उस टाइम मुझे महीने के 10-15 हज़ार चाहिए होते थे, वो भी नहीं होते थे मेरे पास. तो आपको ना हर चोट बहुत कुछ सिखाती भी है. तो जो मेरा लो पॉइंट रहा 2-3-4 साल तक, आई वॉज बेयरली एबल टू रन माई फैमिली. इवन व्हेन माई फादर वॉज 64, वन डे ही टोल्ड मी कि मैं क्या कोई नौकरी दोबारा ज्वाइन कर लूँ. सो दैट वॉज द लोएस्ट सेंटेंस फ्रॉम माई लाइफ कि जिस बाप ने मेरे लिए 60 साल घर के लिए काम किया, उसको दोबारा काम करना पड़ रहा है, बिकॉज बेटा कहीं ना कहीं टूट रहा है. उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई जल्दी पैसा तो बनता को नहीं, पहली बात, और अगर जल्दी बना तो तू खराब जल्दी हो जाएगा, दूसरी बात. और तीसरी बात, पैसे जोड़ना कितना ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है. और साला पैसा जोड़ना 1-2 दिन में अगर बढ़ गए, आप किसी एक बंदे के अगर एक महीने में स्टॉक 1 से 2 गुना हो गया, वो बर्बाद है, उसका अपने काम में मन ही नहीं लगना. क्योंकि सारी दुनिया को पता है कुछ नहीं, मैं तो स्टॉक खुद ढूंढ के निकाला. अपने बिजनेस में एकदम पहले महीने में बहुत मोटा ऑर्डर आ जाना खराब है. मेरा बेटा आज मीटिंग पे जाता है और मुझे आके बताता है कि यहाँ से कुछ नहीं मिला, मुझे इतनी खुशी होती है कि एटलीस्ट ही नोज दैट हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट द पीपल्स ट्रस्ट टू इन्वेस्ट देयर मनी. तो मेरा लो पॉइंट वो रहा जब मुझे एक ख़राब आदत लगी, और जिसने मुझे 3-4 साल बहुत तोड़ के रखा, बट उसका रिजल्ट ये निकला कि मुझे पैसे की कदर हो गई. व्हाट नेक्स्ट? तो एक तो क्या है कि यहाँ से मुझे नज़र आता है कि वी विल ग्रो 5 times इन नेक्स्ट 3 to 4 years ऑटोमेटिकली, बिकॉज अब हर दूसरे तीसरे दिन हर रोज़ ही कोई ना कोई नए क्लाइंट की रेफरेंस आ जाती है जो पहले जाना पड़ता था. तो मुझे अब लाइफ में वो 2-3-4 चीज़ें करनी हैं जो मुझे लगता है कि ये बच गई हैं. क्या रह गई? हाँ वही. तो मुझे लगता है दैट रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत चैलेंज है. देखिए मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में ना, द पीपल हु वांट टू मेक मनी इन रियल एस्टेट, सो देयर आर 2 kind of पीपल नाउ हु विल रिमेन. पहला जो एंड यूज़र होगा, और दूसरा जिसको पैसे बनाने हैं. ठीक है. अब स्टेक्स इतने बड़े हो गए हैं कि एक अकेला आदमी जिसको पैसे बनाने हैं, वो अकेला सर्वाइव बहुत लंबा चौड़ा नहीं कर पाएगा.
तो अब कंजोर्जियम्स में काम होगा। 10 लोग मिलके 2-2 करोड़ डालेंगे और कोई लैंड पार्सल सस्ते रेट में खरीदेंगे। या दिल्ली में मुझे लगता है, दिल्ली एनसीआर में या पूरी इंडिया में क्या होगा, अब बॉम्बे वाला एक चेंज आएगा। बॉम्बे में क्या था, हर 3-4 एकड़ में 2 एकड़ में एक सोसाइटी बन जाती थी। ओके। और वो क्योंकि स्पेस की चैलेंज था, दिल्ली में सबको कोठियों से मतलब है। 100 गज की कोठी, 200 गज की कोठी, 500 गज की कोठी, फ्लैट 3000 फुट का। तो अब मुझे लगता है दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में कल्चर आएगा 2-3 एकड़ के अंदर एक सोसाइटी पैटर्न का। दैट विल इवॉल्व एंड वो एक अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर दिल्लीइट्स ऑल्सो टू गेट अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बॉम्बे में अब जो पुरानी सोसाइटियाँ 40-40 साल पुरानी थी, दे आर गेटिंग रीवैम्प्ड। उनका FAR बढ़ रहा है और उनके FAR बढ़ने की वजह से उनकी लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है और वो बिल्डर को भी पैसे बच जाते हैं। तो अब 2 तरह के लोग रह गए, एक एंड यूज़र रह गया। मुझे लगता है एंड यूज़र जिसके पास अपने 40-50% पैसे अपने हैं और बाकी वो 50-60% लोन ले सकता है, वो इवॉल्व करेगा, वो अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहेगा, ये मेरा मानना है। अब इन्वेस्टर जो है वो कंजोर्जियम में आएगा। हम भी उसी पैटर्न पे, तो वी आर लुकिंग एट पीपल ऑफ द सेम माइंडसेट। जिसको किसी को मान लो सेकंड होम लेना है मुक्तेश्वर में, तो वहाँ 10 लोग जुड़ जाएं। किसी को फॉर एग्जांपल लेट अस से फार्म हाउस के लिए प्रोजेक्ट में जाना है, तो वहाँ पे 10 लोग जुड़ जाएं कि यार ठीक है 5 लोग जुड़ के 2 एकड़ 3 एकड़ लैंड ले ली और वहाँ पे अपना फार्म हाउस डेवलप कर लिया, तो रिस्क कम हो जाता है। कल को मेरे को पैसे जो होता है, मेरे फ्रेंड ने बोला चल यार तेरा शेयर मैं रख लेता हूँ, या इसकी जगह दूसरा बंदा आ जाता है, तू अपना लेके बाहर निकल जा, अकेले में बिकती नहीं। तो ये आगे आने वाले टाइम में मेरा मानना है, हेयर वी बीइंग हैविंग अ कंजोर्जियम ऑफ 6000 क्लाइंट्स, हम अगर सबसे 50 लाख रुपए लेके 20 लोग भी जोड़ पाए तो हम 10 करोड़ में वो चीज़ ले सकते हैं जो दुनिया 15 करोड़ में ना ले पाए। सो दैट इज वेयर आई फील रियल एस्टेट हैज अ फ्यूचर अहेड। मैं सोच रहा था आप कहेंगे कि मैं बंजी करना चाहता हूँ। नहीं, बंजी बुंजी नहीं होती, या फिर स्काई डाइव करना चाहता हूँ। मतलब आप अभी भी बिजनेस के हाँ बिजनेस मुझे साला सपनों में भी मेरे क्लाइंट हैं, ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन वेरी बिग शू कंपनी। यू कैन टेक हिज नेम। देवेंद्र जी हैं, एक्वालाइट करके कंपनी है, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मतलब मुझे याद है कि उनके बेटे की शादी थी और उस बेटे की शादी में एक छोटी सी फैसिलिटी, एक आइस बार लगना था। उस आइस बार की उनको लगा कि यार ये तो एक अलग ही टेंशन है, उसके उन्होंने 2 मिनट में शायद 15 लाख रुपए खर्च दिए। ठीक है, 2 मिनट का डिसीजन, मैं साथ बैठा था। और एक दिन मैं उनके साथ फैक्ट्री में उनके साथ ही नीचे आ रहा था और उनकी फैक्ट्री में एक ना वॉल था जहाँ से एक एक बूंद करके कुछ आयोनाइज्ड वाटर होता है, कुछ जो वाटर शायद इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है फैक्ट्री के लिए, वो टपक रहा था। 4 आदमी थे, उनके 2 फैमिली में रिलेटिव से, उनका ब्रदर था, मैं था। वो भाई साहब गए और उन्होंने नीचे बैठ के वो वॉल बंद किया। एक बूंद पानी का जो टपक रहा था, जिससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो मुझे सपनों में भी वो कई बार ही आते हैं और मुझे लगता है कि यार हार्ड वर्क करना है तो यार ऐसे होता है हार्ड वर्क। साला जब रिलिश करना है तो 15 लाख रुपए 1 मिनट में नहीं देखे कि यार ये तो मेरा शौक है, और जब हार्ड वर्क करना है तो मॉडल। तो कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड, व्हाट आई वांट टू डू, तो मुझे एक्टिंग करनी है। मेरा आज भी, मैं मोना को, वाइफ को बोलता हूँ कि मुझे 2 साल के लिए छोड़ दे, और बॉम्बे में मैं किसी ऑडिशन में फेल हो ही नहीं सकता। तो मैं एक बुक लिख रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो बुक मेरी बहुत अच्छी है, बिकॉज मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो मुझे रियल एस्टेट सेक्टर में अलग से अचीव करना है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द लास्ट थिंग, मुझे लोगों से मिलने बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे लगता है मेरा तो यार बल्ले बल्ले, मुझे 2 कॉफ़ी दिन की बढ़िया मिल जाएं और 2 बंदे बढ़िया मिलने के मिल जाएं, मैं तो राजी हूँ। इंडिया में आजकल IPO का बाढ़ आया हुआ है। आजकल SME IPO भी काफ़ी डिस्कस्ड है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? तो इसमें मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। हर आदमी ना आज की डेट में, एक तो वर्क फ्रॉम होम ने भी ऐसे फेर रखी है। हर आदमी आज की डेट में एक IPO लाना चाहता है, एक स्टार्टअप बनना चाहता है। और क्या होता है, जितने लोग सामने आते हैं ना अमित, उनके पीछे में जितनी लाशें दबी होती हैं वो किसी को नहीं दिखती। तो SME IPO इज़ द बेस्ट थिंग विच प्रॉबेबली इंडिया हैज़, बिकॉज इंडियन हाउस होल्ड में पैसा बहुत है। बहुत पैसा इंडस्ट्रीज में
आज मैं आपको बोलूं कि अमित एक ना कमाल का आइडिया है, 100% 3 साल में डबल हो जाएगा, माई गारंटी। मैंने पूरी रिसर्च कर ली, तो आप भी शायद 1 करोड़ कहीं ना कहीं से उठा के ले आओगे और कर दोगे। होता क्या है, एयर कंडीशन रूम्स में और एक सिंगल या 2 या 3 लोगों के ब्रेन्स में जब कोई आइडिया निकल के आता है, उसको फैक्ट बनने में बहुत समय लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, और बहुत सारे प्लस एंड माइनसेस होते हैं। और आदमी ये भी नहीं सोचता कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो शायद हैदराबाद में बैठा हुआ आदमी भी सोच रहा है अपने तरीके से, चेन्नई में बैठा हुआ आदमी भी सोच रहा है अपने तरीके से, और यूएस वाले ने भी अपना दिमाग लगा रखा है। तो ये तो फ्लिप साइड है। दूसरी बात क्या है, SME IPO इज नाउ द बेस्ट थिंग इज दैट कि अगर किसी इंसान के पास एक अच्छा व्यू पॉइंट है दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने का, तो आज उसके पास पैसे हैं, चाहे कोई भी आके दे दे। तो हम भी वी आर स्टार्टिंग अ वेंचर अमित, वेयर इन आई हैव हायर्ड अ रिसर्च गाय हु विल, वी हैव आवर ओन सेट फार्मूला, पूरा एक फार्मूला है जिसमें हम उस फार्मूला के अंदर उस कंपनी की पिछले 5 या 3-4 साल की ग्रोथ को देखते हैं। हमें लगता है सारे पैरामीटर्स फिट है, तो हम अपने हर क्लाइंट को बोलते हैं कि सर 5-5 लाख रुपए हम 10 लोग मिलके इस कंपनी को देते हैं, हमें लगता है पोटेंशियल बहुत है। वो कहता है अगर डूब गया तो? मैं कहता सर आपके 2 करोड़ में से 5 लाख रुपए 2.5% ही तो हुआ। हो सकता है मैं ऐसे आपके 5 या 10 जगह लगाऊं, लेकिन अगर एक जगह क्लिक कर गया तो 200 गुना हो जाएगा। जैसे लोग स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं एंड ऑल दैट। तो SME IPO थोड़ा सा हार्डवर्क बचता है, बट इट इज़ अ वंडरफुल आइडिया। पीपल शुड स्ट्राइव टू गेट देयर हार्डवर्क बीइंग एक्नॉलेज्ड बाय अदर्स इन टर्म्स ऑफ द मनी। मुझे लगता है लोगों को उसके अंदर को ओनरशिप देके, राइट, या उसके अंदर उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन लेके, बिकॉज देखिए जो आदमी पैसे दे रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप उससे एक्टिव पार्टिसिपेशन पहले ले लो, पैसे लेने से पहले, in terms of their brain, that makes more sense. ओके 2025 खत्म होने वाला है और अभी भी मुझे गोल्ड और सिल्वर समझ नहीं आ रहा एज एन इन्वेस्टर। हाँ, देखिए आज से 3-4 साल पहले ऑनेस्टली बताऊं हमें भी नहीं समझ आता था। तो हमें लगता था कि गोल्ड इज अ पार्किंग प्लेस जो 7-8% के रिटर्न दे देता है। ठीक है, 7-8% देता था, अब तो रिटर्न 12 पे पहुंच गया, बिकॉज पिछले 2-3 साल में टर्न अराउंड हुआ है। तो क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर नाउ आर टर्म्ड एज दैट रिजर्व विच वेन एवर द वर्ल्ड पैनिक्स कैन बी यूज टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। तो ये तो पहले था तो इसलिए 7-8% आ जाता था। सिल्वर के यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो देन सिल्वर। अब क्या, वाई गोल्ड हैज बीन अ टर्न अराउंड और सिल्वर हैज बीन अ टर्न अराउंड? गोल्ड को बाकी सारी कंट्रीज ने एज अ रिजर्व, बिकॉज द वे डॉलर इज वीकनिंग, US इज टेकिंग गोल्ड एज अ बिग रिजर्व पॉइंट। चाइना इज मेकिंग देयर कमिटमेंट इन गोल्ड एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव, बिकॉज अदर देन डॉलर देयर इज नो मेजर करेंसी विच इज एमर्जिंग। तो मुझे लगता है कि आपके 100 रुपए में से अगर आज आपने 100 के 100 रुपए सिल्वर में डाल दिए और वो 200 हो गए, वही जो मैंने पहले बोला, अगेन दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज मुझे लगता है जो आदमी कहीं ना कहीं अपने दिमाग से काम करके प्रोडक्शन निकाल रहा है वो ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। ये दोनों आइडल थिंग है जिसपे लोग स्पेकुलेट करते हैं। सिल्वर के तो चलो इंडस्ट्रियल यूजेज, मेरे लिए सिल्वर गोल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप नोट भी करो, गोल्ड 60,000 से 130 पे पहुंचा है, सिल्वर 60,000 से 2 लाख पहुंच गई है, राइट। तो मेरा मानना है 10 to 15% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये एक विच इज ऑलवेज बीन देयर। पहले हम उसको 8-10% करते थे, अब 10 से 15% की बात करते हैं। This show basically has been made to impart good information, rich information to our audience who ranges between 18 to 28. Last, any message you want to give to them? मेरा मानना है कि फॉलो योर इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट चाहे नहाते वक्त आए, इंस्टिंक्ट चाहे एक बढ़िया से खाना खाते हुए आए, वो इंस्टिंक्ट कभी मत इग्नोर करना। ओके, नंबर 1। एंड नंबर 2, ऑल सेड एंड डन, मैं ये नहीं कि मैं सेक्टर में हूँ, पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो इसकी बेकदरी मत करना। तो ये सही है कि पंकज जी हम कह दें कि
पैसा भगवान नहीं, बट भगवान से कम भी नहीं. कम भी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है. मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ के और गोल्स भी हैं, बट सारे सारे वो गोल पूरे करने से पहले घर से निकलते ही खर्चा तो होता ही है ना. एग्री. तो ये दो चीज़ें इज़ व्हाट आई वुड वांट टू टेल ऑल द यूथ. Sir, it was lovely talking to you. Thank you very much. Thank you very much for coming all the way to our studios. Thank you. And I hope that everybody who's watching us basically learn from your journey. I think that's an inspiration. Thank From salon to a Mercedes-Benz, Yeah. because you are in a trust business, I think that's an achievement and we wish you best. और जो आपने ट्रिपल का जो रेशियो रखा है ना अगले 3 साल में अपने धंधे को ट्रिपल करना, आई थिंक लुक फॉरवर्ड, ताकि हम फिर मिलेंगे. थैंक यू अमित. एंड आई होप उस वक्त आप पंकज सिधाना एज एन एक्टर मिलना. हाँ, मैंने कहा ना, एक वही बचा है और मुझे लगता है वो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. तो आई थिंक लुक फॉरवर्ड, विश यू Thank बेस्ट दैट you. यू बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स. Thank you. एंड वी मीट अगेन Thank you. विद अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. थैंक यू अमित. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग. एंड यू नो, मुझे खोल के रख दिया आपने, मैं तो इतना ही बोलूँगा. आपने सिखाया ना, सेल सबको आनी चाहिए. आई नो. देन आई ट्रूली अप्रिशिएट. थैंक यू पंकज जी. Thank you. एंड हैव अ Thank गुड you. इवनिंग. Thank you. If you enjoyed talking to Mr. Pankaj Sidhana and you want to understand more about investments, equity, or debt market, do ping us at our social media handles. Like, share, and subscribe.